आज 23 मार्च है और 23 मार्च हम सब जानते हैं 23 मार्च का महत्व क्या है। 23 मार्च भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत से जुड़ा है। भगत सिंह एक शहीद नहीं थे और इसको हम बार बार दोहराते भी हैं और मैं खुद इसको वर्षों से इसको उठाता रहा हूँ और बहुत लोग उठाते रहे हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचारक थे। भगत सिंह ने इतना कुछ छोड़ा हम लोगों के लिए विरासत के तौर पर कि वो शहादत से कहीं ऊपर है। दुख की बात यह है कि हम भगत सिंह को एक शहीद मानकर 23 मार्च को याद करते हैं। पूरे साल भगत सिंह के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता। मेरा अपना कहना यह रहा है हमेशा कि भगत सिंह उनके विचारों में जिंदा है। भगत सिंह की शहादत का मतलब ये नहीं है कि भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है। भगत सिंह अपने विचारों के साथ हमारे बीच में है। पॉसिबल सिर्फ तब है जब हम उन विचारों तक जाएं, उनको पढ़ें, उनको सोचें और अपने जीवन में उनको जिएं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भगत सिंह हमारे लिए जीवित हैं। भगत सिंह हमारे बीच में हैं अगर हम उनके विचारों पर विचार करते हैं, सोचते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। अब वो विचार क्या थे, किस प्रकार के विचारक थे भगत सिंह, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके बारे में अलग अलग तरह से लोगों ने देखा है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके बारे में 3-4 चीज़ों पर जोर दिया जाए। वो चीज़ें जो आज की ज़िंदगी में हमारे महत्व रखती हैं, आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत कम उम्र में 1924 में भगत सिंह ने पहली बार एक लेख लिखा और उस समय भगत सिंह की आयु करीब 17-18 साल थी। और ये लेख एक ऐसे विषय पर था जो बहुत ही कठिन है, जो आमतौर से उस उम्र में आदमी सोच भी नहीं पाता है। जिस उम्र में उन्होंने वो 4-5 पेज का एक आर्टिकल लिखा और उसका विषय था विश्व प्रेम, विश्व बंधुता, वर्ल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब ये मतवाला एक मैगजीन निकला करता था कलकत्ता से, वहाँ छपा था दो 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 पार्ट्स में। अब उसमें भगत सिंह ने कोशिश किया ये कहने की कि भाई आप एक कल्पना की एक ऐसे विश्व की जहाँ भाईचारा हो, जहाँ कोई गैर ना हो, कोई पराया ना हो, कोई स्ट्रेंजर ना हो। आज की दुनिया में हम स्ट्रेंजर पैदा करते हैं, अपने लोगों में परायापन ढूंढते हैं, है ना? अपने देश में, देश के बाहर, और बहुत से देशों में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। भगत सिंह ने उस समय कहा कि हमें ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जहाँ कोई पराया ना हो, जहाँ सब अपने हो, कोई स्ट्रेंजर ना हो। काले और सफ़ेद की के रंग भेद का कोई राजनीति ना हो। जापान और अमेरिका के बीच में ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म का कोई सवाल पैदा ना हो, है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें भगत सिंह ने उस समय इस छोटी सी उम्र में लिखी। अब ये सोच सकते हैं कि ये सब लिखने के लिए भगत सिंह ने कितना पढ़ा होगा, कितना ज्ञान अर्जन किया इस छोटी सी उम्र में, क्या क्या पढ़ा। लिटरेचर जो पढ़ने के लिए ढूंढते थे उसकी भी आसानी से कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी थी और भगत सिंह बड़ी मुश्किल से इन सब किताबों को, लेखों को हासिल करते थे। तो बहुत लंबा लेख है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि और बहुत सारे विषय हैं जिनमें दूसरी चीज़ जो आज हमारे भारत में ख़ास तौर से महत्वपूर्ण है, जिस पर भगत सिंह का बहुत ही गंभीर विचार हैं, वो है सांप्रदायिकता और उससे निपटने के रास्ते। अब उस समय 1928 में लिखा गया ये, मई जून के महीने में, और भगत सिंह ने कोशिश की ये कहने की, और मैं सिर्फ दो बातों पर जोर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो भगत सिंह ने उसमें लिखी, उसके कारण उन्होंने ढूंढे कि सांप्रदायिकता हमारे देश में क्यों फैल रही है। 1920 के दशक की बात है ये। 1920 का दशक सांप्रदायिकता के वजह से बहुत ही ख़राब दशक था, क्योंकि 1921 के बाद जब चौरी चौरा के बाद महात्मा गांधी का आंदोलन वापस लिया गया तो पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और जगह जगह राइट्स हुए, जगह जगह हिंसा हुई, बड़े बड़े शहरों में, लाहौर, अमृतसर वगैरह पंजाब में। तो उससे खिन्न होकर भगत सिंह ने
1928 में ये लेख लिखा, और जिसमें वो कहते हैं कि हमारे देश में जो राजनीतिक नेता हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल कहना चाहिए कि उनके पास विचारों की कमी है। वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं हमारे समाज से, समाज की समस्याओं से। उनको एक्चुअली उन्होंने शब्द यूज किया था पॉलिटिकल दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन। और ये भी कहा कि दुख की बात है कि बड़ी तादाद में हमारे जो नेता हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, सभी, वो सब सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, सांप्रदायिकता की तरफ उनका रुझान हो रहा है। और उसी की वजह है कि आज हमारे देश में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये सांप्रदायिकता कैसे रोकी जाए। और दूसरी चीज़ जो उसके लिए जिम्मेदार भगत सिंह को लगी, वो थी प्रेस का गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, बर्ताव। और ये हमारे आज का जो माहौल है, जिसके बारे में, प्रेस के बारे में बात होती है, ये भगत सिंह 1928 में लिख रहा है प्रेस के बारे में। और उस वक्त सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस थी, रेडियो थोड़ा बहुत थे, टेलीविज़न तो था नहीं, तो सिर्फ प्रिंट मीडियम था। और उस पर भगत सिंह ने कहा कि प्रेस का काम तो जनता को एजुकेट करना, शिक्षा देना होता है। प्रेस का काम होता है कोशिश करके एक साझा राष्ट्रवाद पैदा किया जाए, आपस में भाईचारा पैदा किया जाए, प्यार मोहब्बत पैदा की जाए, ये एक नए देश का निर्माण, नई सोच का निर्माण किया जाए। उसके बजाय प्रेस भड़काऊ हेडलाइंस का इस्तेमाल करती है। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कई शहरों में हिंसा, कम्युनल हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा इसलिए हुई क्योंकि लोकल प्रेस ने भड़काऊ हेडलाइंस लगाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। तो ये भगत सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और ये वो समय था जब हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां भी संगठित हो रही थी और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां भी संगठित हो रही थी। दोनों तरफ से भगत सिंह को परेशानी थी, और दोनों को वो चेतावनी देते हैं नाम लेके, उन नेताओं के और उन शक्तियों के, उस लेख के अंदर। तीसरा लेख जो आज हमारे देश में और हमारी आज की राजनीति से जुड़ा है, जो भगत सिंह को हमें याद दिलाता है, और मैं इसको बार बार कहता हूँ कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति अगर इन विचारों को व्यक्त करके गया था, तो आज हमें भगत सिंह रेलेवेंट नहीं होने चाहिए थे हमारे लिए, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। दुख की बात है कि बहुत सी ये समस्याएं आज भी हमारे बीच में हैं और हम उनसे जूझ रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, वो है अनटचेबिलिटी का सवाल, छूत का सवाल। इस पर उन्होंने एक बड़ा सा लेख लिखा। और ये समस्या हमारे यहाँ आज भी है। दलित पॉलिटिक्स की बात होती है, दलितों के खिलाफ किस तरह से हमारा समाज व्यवहार करता है, ये आज भी हम उतने ही ज्वलंत हमारे लिए सवाल है। भगत सिंह 1928 में जून जुलाई के महीने में ये आर्टिकल लिखा था, और उस समय वो ये कहते हैं कि ये समस्या हमारे समाज में सदियों से रही है। हमने अपने देश के 6 करोड़ लोग, ये उस समय की आबादी की बात कर रहे हैं, 30 करोड़ की आबादी का देश था, जिसमें से 6 करोड़ लोगों को हमने अछूत बनाकर समाज से निकाल के एक तरफ बिठा दिया, और उनके साथ इनह्यूमन एक बिहेवियर हमारा है। हम उनको इंसान भी नहीं समझते हैं। हमारे घर में कुत्ता अगर आता है, उसको हम गोद में बिठाते हैं। कुत्ता हमारे रसोई में भी आ सकता है, और अगर अछूत आ जाए, उससे अगर हमारा स्पर्श भी हो जाए, तो हम अपवित्र हो जाते हैं। और ये हम वर्षों से ये हमारा ये बर्ताव अपने ही देशवासियों के साथ चल रहा है। साथ में ये भी लिखा, कहीं कमेंट है, कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी के दर्जे की बात करते हैं, और हम ये नहीं देखते कि हम अपने ही समाज के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते रहे हैं पिछली कितनी सदियों से। तो अगर हम खुद अपने देशवासियों के साथ अच्छा बर्ताव, बराबरी का नहीं करते, तो हमें क्या हक है कि हम अंग्रेज़ों से किसी भी बराबरी की उम्मीद रखें। तो पहले तो हमें खुद सुधरना चाहिए। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया और कोशिश की ये बताने की कि देश में क्या क्या होता रहा है और किस तरह से उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और इस लेख में उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो नेता थे हमारे बड़े बड़े
सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के और समाज के, उनका नाम लेके उन्होंने चैलेंज किया। और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि एक नौजवान 19-20 साल का नौजवान इतनी हिम्मत करे कहने की, कमियां निकालने की नाम लेकर, ये एक बड़ी हिम्मत की बात है। क्योंकि उस एक सभा में मदन मोहन मालवीय जो हमारे बड़े सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, और अछूतों के प्रश्न पर वो बहुत एक्टिव भी रहते थे और बड़ी बड़ी सभाएं वो किया करते थे। तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि हमारे मालवीय जी जैसे लोग सभा में अछूत को गले लगाते हैं, लेकिन वो अपने आप को अपवित्र मानते हैं जब तक कि घर जाके वो नहा ना ले और कपड़े ना धो ले। तो ये सोच जब तक नहीं जाएगी तब तक ये दिखावे से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के कठोर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भगत सिंह ने पब्लिक स्पेस में उठाए, लिखे, और उनका निपटारा, उनको सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, इस पर जोर दिया। और ये एक विचारक के रूप में मैं नहीं समझता हूँ कि इन सब प्रश्नों के अलावा कोई और चीज़ भगत सिंह के बारे में हमें याद करनी चाहिए। शहादत अपनी जगह है, असली चीज़ ये है कि भगत सिंह के विचार क्या थे, भगत सिंह ने किस प्रकार की विरासत हमारे लिए छोड़ी, और उस विरासत के बारे में हम कितना सोचते हैं। एक और सवाल है जो आज बार बार उठता है कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे भाई, भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह के और साथी, ये सब तो छात्र थे और स्कूल कॉलेज छोड़ के आए थे। थोड़ी उम्र से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, और उस पर भगत सिंह ने एक आर्टिकल भी लिखा, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, छात्र और राजनीति, और कोशिश करी ये बताने की कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो कैंपस है वो केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए नहीं है। उसका मकसद ये होता है कि आप आकर दुनिया में क्या हो रहा है चारों तरफ आपके, उसके बारे में भी आपको पता हो, अवेयर हो, जानते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और किसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और बहुत से लोग, जब मैं कहता हूँ तो लोग जनरली कहते हैं कि साहब भगत सिंह ने अगर ये कहा है तो वो तो जाहिर है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई थी, तो उस वक्त स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे आइए। ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने जगह जगह, एक बार नहीं कई बार, कोर्ट्स के स्टेटमेंट्स में, मैनिफेस्टोज में, नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में जगह जगह ये बात दोहराई कि हमारी लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक असमानता समाज में रहेगी, जब तक अमीर और गरीब की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, जब तक 98% लोगों की भागीदारी देश को चलाने में नहीं होगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि अंग्रेज़ देश में है कि नहीं है। अंग्रेज़ चले भी जाते हैं और ये असमानता बनी रहती है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि भगत सिंह को मालूम था कि ये इस लड़ाई का अंत केवल अंग्रेज़ों के जाने से नहीं होने वाला है, ये लड़ाई चलती रहनी है। तो ये एक सवाल जो हम उठाते हैं ये गलत है। भगत सिंह ने कहा कि नौजवानों को राजनीति में हिस्सा लेते रहना चाहिए, सवालों पर जो प्रश्न हैं उन पर सवाल उठाते रहना चाहिए। तो यही एक मकसद है भगत सिंह की ज़िंदगी का, जिसको हमें याद रखना चाहिए। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था मार्च के शुरू में, 3 या 4 मार्च को, अपनी शहादत से कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी स्थिति पर पहुँच चुका हूँ, क्रांतिकारी जो मेरा जो दर्जा है वो इतना बुलंद हो चुका है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस लेवल को, इस स्थिति को जो मुझे हासिल हुई है उसको मैं कायम रख पाऊँगा। और अगर मैं शहीद हो गया तो मैं एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाऊँगा, इंस्पिरेशनल मैसेज, प्रोत्साहित करने वाला मैसेज, आने वाली माओं के लिए और नौजवानों के लिए, जो बहुत से भगत सिंह पैदा कर सकती हैं। मेरी ज़िंदगी उनको बहुत से भगत सिंह पैदा करने की भावना पैदा करेगी, और जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में आसानी होगी। तो ये भगत सिंह को याद करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन सब विचारों की तरफ जाना चाहिए और भगत सिंह को अपनी ज़िंदगी में रोज़ जीना चाहिए।
सिर्फ 23 मार्च को याद करके भगत सिंह को भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।